वन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोंटी कार्लो सिमुलेशन को डिस्कस करना, वही जो हम प्रीवियस लेक्चर से करते हुए आ रहे हैं। बट हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नई चीज़ हम सीख रहे हैं। अब एरिया ऑफ एस्टिमेशन ही हम चलते हुए आ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको करवाया था कि एक इरेगुलर शेप दे दी जाए तो आप मोंटे कार्लो मेथड लगा के किस तरीके से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जिसके अंदर इक्वेशन आपको दे दी जाए तो तब आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एरिया एस्टिमेशन। तो अब थर्ड लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम इंटेग्रल को डिस्कस करेंगे, जिसमें है इंटेग्रल दिया हुआ है 0 से 1 और एक्स की पावर 4 है। दरअसल मैं एक्स की पावर स्केयर लेके चलूंगा, एक्स की पावर 4 वाला आपने खुद कैलकुलेट करना। ओके, मैंने एक्स स्केयर के साथ ये कर रहा हूँ, सेम लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स 4 के साथ आपने खुद प्रैक्टिस में सोल्व करना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंटेग्रल मैंने वही ले लिया 0 से 1, मैंने इंटरवल ले लिया और एक्स स्केयर है और उसने वही कहा कि डेवलप द मोंटी कार्लो एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल। अब इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी सारा डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये वाला लेक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें न्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इनसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर नहीं की थी। और यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक हो गया, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसने कह दिया कि इंटेग्रल दे दिया जिसके इंटरवल 0 से 1 और एक्स की पावर 4। मैंने आपको कहा मैं एक्स की पावर 4 लेके नहीं चल रहा, एक्स स्केयर के साथ मैं कराऊंगा। ठीक हो गया, तो एक्स 4 के साथ आपने खुद सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 19.5। ठीक हो गया। डिवेलप द मोंटी कार्लो एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल। ओके, देन उसने कहा यूज द फर्स्ट 4 कॉलम इन टेबल 19.1। इसने एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर रैंडम नंबर इसने दिए हुए हैं। उसने कहा पहले 4 कॉलम्स आपने यूज करने हैं to evaluate the integral based on 4 applications of size 5 each। इसका मतलब क्या है कि जो इसने आपको रैंडम नंबर दिए होंगे उनको आपने 5-5 के साइज में आपने डिवाइड कर देना और 4 रेपिटेशन करनी। ठीक हो गया, वो क्या चीज़ है, ये जो बात है जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और मैंने क्या कहा था। compute a 95% confidence interval and compare it with the exact value of the integral। ओके, जब हम इस पोर्शन पे पार्ट बी पे आएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से करना। ठीक हो गया, पहले तो पार्ट ए को सोल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया हुआ है एक्स स्केयर, बार बार कह रहा हूँ 0 से 1 इंटरवल लिया मैंने, एक्स स्केयर के साथ कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें इंटेग्रल दे दिया। अब हम डायग्राम सबसे पहले बनाते थे। ठीक हो गया, एक्स स्केयर की डायग्राम बनेगी इस तरीके से, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्केयर, ये आपके पास जो कर्व जा रही है ना ये आपके एक्स स्केयर को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया, अब ये जो इंटेग्रल होता है ये किस लिए ये कंप्यूट क्या कर रहा था, ये दरअसल आपको कंप्यूट करके दे रहा था एरिया अंडर द कर्व। यानी कि ये देखिए हमारी ये कर्व है एक्स स्केयर, इसके नीचे जितना भी एरिया ना ये हमें कंप्यूट करके दे रहा है। अब 0 से 1 का मतलब ये है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी जो रेंज है ना जहाँ तक ये कर्व जाएगी वो 0 से 1 तक है, तो वही हमने मैप किया। यानी कि 0, मैं हाईलाइटर भी ले लेता हूँ, 0, ये देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक हो गया, और ये 1, 0 से 1, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी हमारा 0 से 1 ही गया। ठीक हो गया, अब सबसे पहले तो आपने क्या करना था, मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको शेप दी गई है उसको आपने इनक्लोज करना है स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर। तो आपने उसको जब इनक्लोज किया तो ये क्या बन रही है, ये एक किस्म का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये देखें ये भी 0 से 1 है लेंथ, ये एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी 0 से 1 है। तो यानी कि इसके साइड्स बराबर हैं, वो क्या होती है, स्क्वायर होता है। जिसके साइड सारे इक्वल हो वो लेंथ ऑफ द साइड्स इक्वल हो वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, ये स्क्वायर के अंदर इनक्लोज है। ओके हो गया, ये हमने डायग्राम बना ली और आगे प्रोसीड करते हैं हम उसी तरीके से। अब यहाँ पे तो डायग्राम बना ली, जाहिर बात है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ रहे थे तो उस टाइम तो हमें ये शेप्स वगैरह याद थी कि एक्स स्क्वायर की क्या होती है, अंडर एक्स की क्या होती है, और इस तरह का केस। तो आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि हमें सारा कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप बगैर डायग्राम बनाए हुए भी कर सकते हो। किस तरीके से, ये मैंने आपको डायग्राम बना के, अगर आपको डायग्राम आती है उसकी क्या फिगर बनती है तो ठीक है, गुड है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है।
उसने अब आप ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम भी किस तरीके से बननी थी, और अगर आपको शेप याद थी एक्स स्क्वायर की, ठीक हो गया। अगर फर्ज करेंगे आपको याद नहीं कि इसकी शेप क्या होती थी, फिर क्या करेंगे और किस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि भजन वो किसके अंदर क्लोज इनक्लोज हुआ, स्क्वायर के अंदर हुआ या रेक्टेंगल के अंदर हुआ है। पॉइंट तो है, जारी बात है कि एक डायग्राम बनेगी तभी हम उसको इनक्लोज करेंगे ना। इसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हुआ था कि एक इरेगुलर शेप दी हुई थी, उसको हमने इनक्लोज किया था रेक्टेंगल के अंदर। और मोंटी कार्लो का मेथड ही ये है कि सबसे पहले जो आपको शेप दी गई है उसको आपने इनक्लोज करना है रेगुलर शेप के अंदर, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ठीक हो गया। अब इसके अंदर तो आ गया, आपने उसने दे दिया इंटेग्रल, तो अब आपको याद ही नहीं कि इसकी फिगर किस तरीके से बनती थी। कोई मसला नहीं, घबराना नहीं। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले तो आपको इसकी रेंज देखनी है, यानी कि 0 से 1 है। 0 से 1 उसने इंटेग्रल दे दिया, इसका मतलब आपकी वैल्यू 0 से 1 हमारी एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी। जहां तक ये जो भी एक्स स्क्वायर की फिगर होगी ना, वो यहाँ तक रेंज करेगी, यानी कि 0 से 1 अलोंग एक्स एक्सिस और 0 से 1 ही उसकी हाइट होगी अलोंग वाई एक्सिस। ओके हो गया। अब आपने जब इस तरह की फिगर, अब मुझे नहीं पता एक्स स्क्वायर की फिगर क्या बनी, ठीक हो गया। अब मुझे ये पता है कि उसकी जो हॉरिजेंटल लेंथ है ना अलोंग एक्स एक्सिस, वो 0 से 1 है। उसकी वर्टिकल कितनी होगी, वो भी 0 से 1 है वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं वो जो भी शेप है, मुझे नहीं पता क्या शेप है, उसको मैं अगर इनक्लोज करना चाहूँ तो वो किस में इनक्लोज होगी, जारी बात है वो 0 से 1 लेंथ है ना, और हॉरिजेंटली 0 से 1 लेंथ है और वर्टिकल भी 0 से 1 लेंथ है उसकी मैक्सिमम। तो जारी बात है वहीं पे हम एक डायग्राम स्केयर बना सकते हैं या रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब इंटेग्रल है 0 से 1, जारी बात है अलोंग एक्स एक्सिस 0 से 1 उसकी लेंथ है, अलोंग वाई एक्सिस भी उसकी 0 से 1 है, यानी कि हमारा जो इनक्लोज हुआ वो स्केयर के अंदर हुआ। आपको यही चीज पता चल गई बगैर डायग्राम के, आपको पता चल गया कि आपने स्केयर के अंदर इनक्लोज किया, यानी कि आपने एरिया ऑफ स्केयर को मल्टीप्लाई करना है m बाय n के साथ, ठीक हो गया, इजी हो गया। वरना वही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी डिस्कस किया कि 0 से 1 है। पहले मैंने इसलिए फिगर से समझाया, फिर आपको मैंने बताया कि अगर आपको याद नहीं आ रही बगैर फिगर के आपने क्या करना था। इंटेग्रल में जारी बात है 0 से 1 एक ही रेंज दी होगी, और उसका हमेशा इंटेग्रल किसके अंदर इनक्लोज होगा, स्केयर के अंदर होगा, ये भी याद रख लें, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, बहुत ईजी करके मैंने आपको बता दिया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होगा, अगर हम मोंटी कार्लो मेथड लगा रहे हैं, अगर जो लेक्चर पीछे से देखते हुए आ रहे हैं उनको ये चीज़ तो पता होगी, m/n इंटू वो वाली शेप जिसके अंदर हमने इनक्लोज किया, जो कि है हमारे केस में क्या, स्केयर। तो यानी कि m/n मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा एरिया ऑफ स्केयर, वही m/n मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ स्केयर। एरिया ऑफ स्केयर यानी कि क्या होता है कि एल स्केयर होता है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती है, एल स्केयर उसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, अगर हम एक लाइन की लेंथ निकालें तो बाकी सबकी भी सेम ही होंगे, और वो क्या है 0 से 1। अगर हमारी इंटीग्रेशन जा रही है तो इसका मतलब 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारी लेंथ क्या होगी 1। तो 1 का स्केयर विच इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ गया m/n। n क्या होता था, n हमारे पास होता था टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो हम इसमें फेंकेंगे। अगर आप लोग न्यू हैं जिन्होंने जो यही लेक्चर सुन रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछले लेक्चर्स भी लाजमी देख लें, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर मैंने कोई यूनिक बात बताई है। तो ये नहीं है कि मैंने एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर ही गया हूँ, अगर हालांकि ये मैं चाहता तो ये तो पिछले वाला ही हो रहा है काम, एक किस्म का इरेगुलर शेप, ठीक हो गया, शेप किस तरीके से। बट मैंने इंटेग्रल था, इसके अंदर इंटेग्रल था पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको कराया उसके अंदर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो कराया वो है ये मोंटे कार्लो इस तरीके से पूछा जाएगा। और उससे पहले मैंने आपसे जो 2 लेक्चर हैं जिसके अंदर मैंने क्यू वाला क्यू प्रॉब्लम भी कराई थी, मोंटे कार्लो से किस तरीके से सोल्व करते हैं, और हमारे पास होता है कि रैंडम नंबर्स दिए गए हों जिसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी वगैरह दी हो, तो वो किस तरीके से सोल्व करते हैं वो भी मैंने कराया हुआ है। तो यानी कि 5 लेक्चर हैं, पांचों के पांचों डिफरेंट चीज़ पे हैं यूजिंग मोंटी कार्लो सिमुलेशन। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ठीक हो गया। एन क्या होता था, एन होता था टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, यानी कि ये जो फिगर है, ये हमारे पास ये जो सामने फिगर है, इसके अंदर हम ऊपर से वही एग्जांपल लूंगा, जो अपने शर्ट्स के जो बटन होते हैं, वो सपोज कर लें वो आपने फेंके 10 फेंके हैं, 10 में से कुछ होंगे कि जो इस एरिया में गिरेंगे, ये जो एरिया आ रहा है, ठीक हो गया, इसमें गिरेंगे, और जो और बाकी कुछ इस एरिया से बाहर गिरेंगे, ठीक हो गया। तो जो पॉइंट इस एरिया के अंदर गिर रहे हैं, नंबर ऑफ बटन्स जो इस अंडर द कर्व गिरे हैं, एरिया अंडर द कर्व में, उसको हम कहते हैं एम।
और जो टोटल हम जितने फेंके हैं यानी कि 10 फेंके थे तो वो होता है हमारे पास n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास n है, और m होता है हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विच फॉल्स इन द एरिया अंडर द कर्व। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व विच इज इक्वल टू m बाई n आया। ठीक हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर था 1 मल्टीप्लाई हो गया m बाई n आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना था, मैंने अगर प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हो तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी बताई थी जिसके अंदर होता है f1x इज इक्वल टू और f1y। मैंने आपको कहा था वो ऑप्शनल होती है, आप लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें। मैंने इधर यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक हो गया। हमारा मेन जो वर्किंग होती है वो ये होती है। ठीक हो गया। अब हमने x वैल्यू निकालनी होती है और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक हो गया। बाय यूजिंग रैंडम नंबर्स, हमने इक्वेशन बनानी होती है रैंडम नंबर के साथ, ताकि हम बाद में उसको यूज कर सकें, और देन उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे एरिया अंडर द कर्व में गिर रहे हैं और कौन से इससे बाहर गिर रहे हैं। ओके, तो वो क्या होता था, ये फिगर आपके सामने बनी हुई है। मैंने आपको कहा था कि हमेशा लेफ्ट, मैं ना दरअसल इसको रेस भी कर लेता हूँ। फिगर बनी हुई है आपके सामने। मैंने आपको कहा था कि हमेशा हमने लेफ्ट बॉटम वाले पॉइंट से स्टार्ट होना था, जो कि ये है। इधर कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0,0 होगा। ठीक होगा। यहाँ से हमने अलोंग एक्स एक्सिस जाना, अलोंग वाई एक्सिस जाना। ओके, तो वही यानी कि एक्स एक्सिस को पहले देख लें, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यानी कि कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो हमने लिखा 0 प्लस लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस ये हमने 0 लिख दिया। यहाँ पे अलोंग एक्सिस जो उस लाइन की लेंथ है जिसके अंदर हमने इनक्लोज किया, स्केयर है ना, स्केयर की क्या लेंथ होगी, यहाँ पे हमें वैसे पता है 1 है। तो वैसे क्या होता था, यानी कि ये x2 माइनस x1 विच इज इक्वल, यानी कि 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते थे r1, यानी कि x के साथ हमारे पास आता था r1। वही देखिए 0 प्लस 1 माइनस 0 इंटू r1 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r1 आ गया। ओके हो गया। इसी तरीके से हम y के लिए देखेंगे, यही इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। y हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0 लिख लिया। अब लॉन्ग वाई एक्सिस जो इस लाइन की लेंथ है वो भी वही होगी 1 माइनस 0 इंटू r2 हम लिख देंगे। ठीक होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू r2 आ गया। ये हमारे पास y इक्वल टू r2 आ गया, x इक्वल टू r1 आ गया। ओके, सिंपल। अब इसको वही हमारे पास एक रैंडम नंबर का टेबल दिया गया होगा, उसको हमने लिख लेना है। अब यहाँ पे जाके पार्ट बी स्टार्ट होता है। मैं दरअसल आपको दिखा भी देता हूँ। दरअसल अब इसने कहा ना फर्स्ट 4, अब पार्ट ए कंप्लीट हो गया हमारे पास, तकरीबन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो टेबल आना था ना, जो हमने अभी तकरीबन आप लगा लें 70% कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि उसने कहा था कि फर्स्ट 4 कॉलम्स को आपने यूज करना है टेबल 19.1 टू इवेलुएट द इंटीग्रल बेस्ड ऑन 4 एप्लीकेशंस ऑफ साइज 5 ईच। ओके, टेबल 19.1 देख लेते हैं। तो ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें ये पहला कॉलम जो होगा, इसने कहा पहला कॉलम लेना, दूसरा कॉलम लेना, तीसरा लेना, चौथा लेना। ठीक हो गया। अब मैंने आपको हमेशा बताया था कि पिछले लेक्चर में बताया कि हमेशा हमारे ये रैंडम नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पेयर के अंदर डील कर रहे होते हैं, यानी कि ये जो है ना ये हमारा एक पेयर बनाएगा। इसमें से ये वाला कॉलम हम क्या लेंगे, अगर मैं हाईलाइटर यूज करूँ, सिलेक्ट हो जा, ये वाला कॉलम हमारा, ओह बुलशिट, यार इसको इग्नोर करें। यहाँ पे ये वाला कॉलम ये आपको नजर तो आ रहा होगा। चलिए, ये वाला कॉलम हम R1 लेंगे और ये R2 के तौर पे डील होगा। ठीक होगा। इसी तरीके से ये R1 होगा, ये किसके साथ पेयर बनाएगा, इस वाले के साथ। ये वाला जो है ना ये R2 होगा। ठीक हो गया। पहले 4 कॉलम लेने हैं हमने। ओके हो गया। अब दरअसल ये वाली वैल्यूज हमने एज इट इज नोट डाउन कर लेनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। दरअसल मैंने ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया ना, ये था बुक, सेम बुक थी बट एडिशन 10 था, तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर था, और जाहिर बात है उसके अंदर टेबल की वैल्यूज भी थोड़ी डिफरेंट थी। ओके, मैंने इसलिए आपको कहा कि आपने x4, ये है एडिशन 8 वाली बुक जो सामने ओपन है, तो इसके अंदर हमारे पास टेबल की वैल्यूज ये दी गई हैं और x4 के साथ ये है, तो ये आप खुद सॉल्व करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके हो गया। तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको कहा था कि दरअसल ये तो ये नहीं थी, ये थी। इसमें मैं ज़रा 19.5 ओपन कर लूँ क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट सेम थी, बस इंटीग्रल चेंज था और टेबल की वैल्यू रैंडम वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा सेम क्वेश्चन था। वो बुक मेरे से ना डिलीट हो गया आई थिंक, इस वजह से वो मुझे मसला हो रहा है। उसमें ना कोई एरर आ रहा है, वो ओपन भी नहीं हो रही।
मैंने रिकवर तो कर ली थी बट ओपन नहीं हो रही। तो ये था। अब हमने क्या करना है, उसने कहा 4 एप्लीकेशन करनी है लेकिन साइज क्या होगा 5। अगर आप टेबल में अगर आपने देखा हो तो वो था 10-10 के ना रोज थी, यानी कि कॉलम 1 के अंदर भी 10 रो थी, कॉलम 2 में भी 10 रो थी, कॉलम 3 में भी 10 रो थी, कॉलम 4 में भी 10 रो थी। आप देख भी सकते हैं, मैं दरअसल आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से टेबल 1 ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये काउंट करें ना आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास ये 10 रो होंगी। ठीक हो गया। तो ये था 10 के हिसाब से। ओके, तो हमने उसको डिवाइड करना है 5-5 में। उसने कहा 5-5 में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। कट लगेगा, यानी कि 2 4 और ये 5, 5 के बाद यानी कि उसने ये कहा 2 4 और ये 5, यानी कि ऐसे कट लगाना आपने। ये कट लगेगा और ये मतलब आपकी 4 रेपिटेशन है। रेपिटेशन 1 में ये होगा, रेपिटेशन 2 में ये वाली चीज़ यूज़ होगी, रेपिटेशन 3 में ये, रेपिटेशन 4 में ये। ओके, ये उसका कहने का मतलब है। ठीक हो गया। अब वो मैंने किस तरीके से यहाँ पे वही मैंने R1, क्योंकि x किसके बराबर था, R1 के बराबर था, x2 हमारे पास y के बराबर था, ओ सॉरी R2 हमारा y के बराबर था, तो सेम टू सेम वही वैल्यू आगे जारी बात है। अब अब जो बात थी कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो चले हम ना यहाँ पे चेक कर लेंगे। आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हम आपका एक किस्म का कोऑर्डिनेट्स ही बना रहे हैं ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.05 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0.6, तो आप यहाँ से फिगर से चेक कर सकते हैं। बट फिगर से नहीं भी चेक करना तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ये हमारा जो इंटेग्रल है, जो एक्स स्केयर गिवन है, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर y की वैल्यू, हम ये कंडीशन चेक कर लें, y की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू एक्स स्केयर है, इसका मतलब है वो है ये है कि वो उस एरिया उस कर्व के नीचे है। तो कर्व के नीचे यानी कि वो एरिया अंडर द कर्व में लाई कर रहा है। ठीक हो गया। तो वो हम कंसिडर करेंगे इन, यानी कि वो एरिया अंडर द कर्व हमने निकाला ना, पॉइंट कितने फॉल किया। हमारे पास x भी है और y भी है। हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्केयर, या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं y माइनस एक्स स्केयर लेस देन इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेटिस्फाई करेगी वो इसका मतलब है कि वो एरिया अंडर द कर्व जो है, ये जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है, इसके अंदर फॉल कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता भी चल गया। अगर आपने फिगर ना भी बनाई या फिगर बनाई भी तब भी आपको ईजी होगी, यानी कि एक्स स्केयर है, इसको हमने वाई इक्वल टू एक्स स्केयर रख दिया। अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई और भी कोई और फंक्शन दिया होता है, अंडर रूट एक्स दिया होता है, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स रख लेते हैं, और वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो इसका मतलब वो एरिया अंडर द कर्व में लाई कर रहा है, यानी कि इन आएगा। ओके हो गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करके भी दिखाई है और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हम ये कंडीशन चेक कर लें, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चेक कर लें, उसकी बेस पे हम इन और आउट लिख रहे हैं, और इन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 के साथ और आउट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 के साथ। ओके हो गया। तो जब हमने ये देखा x और y, अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। y की वैल्यू क्या है 0.6733, एक्स स्केयर ये x की वैल्यू है, इसका आप स्केयर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू अब आपने देखना y की वैल्यू जो कि 0.6733 लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए इसके स्केयर की वैल्यू के साथ, बट ये इसके स्केयर की वैल्यू के साथ, बट ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब वो आउटसाइड यानी कि एरिया अंडर द कर्व वाले पोर्शन के अंदर वो ये वाला जो पॉइंट है ये लाई नहीं कर रहा, ये बाहर कहीं लाई कर रहा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दी। इसी तरीके से आप ये कंप्यूट कर लेंगे। मैं 1 वाला आपको ना करके भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। y की वैल्यू है 1 वाले में 0.1782 और मेरे पास x की वैल्यू 0.9341। 0.9341 का अगर मैं स्केल लेता हूँ तो वो आती है 0.8725। ठीक हो गया। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो 0.9341 जो कि x की वैल्यू थी उसका मैंने स्केल लिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.8725। अब y लेस देन इक्वल टू एक्स स्केयर होना चाहिए था, तो y की वैल्यू है 0.1782 विच इज लेस देन इक्वल टू 0.8725, यानी कि इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये मेरा पॉइंट एरिया अंडर द कर्व में लाई कर रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक हो गया, ये आपको मैंने वेरीफाई भी कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब 5 सिर्फ 5 हमने लेने थे, क्योंकि उसने कहा था कि आपके पास टोटल 10-10 के 2 कॉलम है, बट आपने 5-5 के इंटरवल के साथ 4 रेपिटेशन करनी, 4 एप्लीकेशन करनी। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है ईच 5 साइज ईच। ओके,
ठीक हो गया। तो हर 5 के बाद हमने उसका इंटेग्रल कंप्यूट करना है। इंटेग्रल किस तरीके से कंप्यूट होगा, रेप 1 का। अब ये देखेंगे टोटल मेरे पास क्या था, साइज, सैंपल साइज था 5। 5 में से मेरे पास कितने इन हुए, यानी कि उस 5 पॉइंट मैंने फेंके, 5 बटन मैंने फेंके, और 5 में से कितने बटन एरिया अंडर द कर्व गिरे, जो कि एक ही था, यानी कि ये 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक पॉइंट था। तो 1/5 किया, विच इज इक्वल टू 0.2। अब इसी तरीके से हम सेकंड रेपिटेशन वाला कर लेंगे, यानी कि अगर मैं आपको दिखाता चलो वहां पे, यानी कि अब इसकी बारी आ गई। ये वाले जो नंबर्स हैं ये नोट डाउन कर लेंगे। दरअसल ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये वाले नंबर्स डिफरेंट है, क्योंकि ये बुक जो है ये एडिशन 8 है। मैंने जो ये क्वेश्चन सोल्व किया, ये जो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, ये है एडिशन 10 का। तो उसमें ज़ाहिर बात है ना, ये जो आर और R1 R2 की वैल्यू डिफरेंट थी, और इंटेग्रल भी डिफरेंट था। ओके, तो आपने ये x4 वाला लाजमी करना है एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हम वही सेम कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो कि एरिया अंडर द कर्व गिर रहा हो, तो इसका जो इंटेग्रल कंप्यूट हो गया है वो 0/5 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से रेप्लीकेशन 3 का हमने देख लिया। उसमें 3 पॉइंट ऐसे थे जो कि एरिया अंडर द कर्व गिर रहे थे, तो 3/5 हमारे पास 0.6 आ गया। एंड देन हमारे पास रेप्लीकेशन 4, उसमें भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि एरिया अंडर द कर्व गिर रहा हो, तो इसलिए उसका भी इंटेग्रल एस्टिमेट हो गया, आ गया 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 इंटेग्रल आ गए, एक था 0.2, और फिर दूसरा था 0, तीसरा आया 0.6, फिर आया 0। ठीक हो गया। अब ये हमारी एक किस्म के एक्स की वैल्यूज होती है। अब हमने क्या करना, अब हमारा ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। अगर अब हमारा ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ये जो लाइन है ना, उसने कहा कंप्यूट करना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है एक्स मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 कमा बी। ये होता है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमने वैल्यू देखने दी है, मल्टीप्लाई कर देना स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट नंबर ऑफ रेप्लीकेशन। ठीक हो गया। अब हमें उसके लिए चाहिए मीन भी चाहिए। मीन किसका होगा, इंटेग्रल्स का मीन होगा। जारी बात है, हमने जो डिवाइड किए हैं रैंडम नंबर्स को, हमने 5-5 के साइज में डिवाइड करके हमने इंटेग्रल कंप्यूट किया हर एप्लीकेशन का। तो हर एप्लीकेशन का हमने इंटेग्रल कंप्यूट करके निकाल लिया हुआ है। ये देखें, जो 0.2 0 0.6 0। ठीक हो गया। इसका मीन लेना, इसका मीन क्या होगा, इन सबको सम करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 4 एप्लीकेशन हो गया ना। तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करें या एक्स बार से रिप्रेजेंट करें, तो ये 0.2 प्लस 0 प्लस 0.6 0.6 प्लस 0 डिवाइड बाय 4 किया, तो मेरे पास आ गया 0.2। मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 2। अब वेरिएंस, जारी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो ये था, जिसमें होता था कि अगर कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल होता है, यानी कि आपके पास लोअर और अपर रेंज निकालनी होती है, तो ये एक्स मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 कमा बी, ये किस तरीके से निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में ही। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अंडर रूट आर, आर क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ रेप्लीकेशन। ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए जारी बात है वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो वो होता है एक्स माइनस एक्स बार एक्स मीन होल का स्केयर सबका सम डिवाइडेड बाय R-1। R-1 क्यों ले रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन साइज नहीं लिया, क्योंकि हमने हमारे पास देखेंगे ये देखेंगे, अगर हम ये चारों को डिवाइड ना करते, 4 कॉलम में, जारी बात है ये हमारे पास 20 वैल्यू बनती। हमारे पास पॉपुलेशन साइज क्या है 20, बट हमने उसको 5-5 में सैंपल साइज में डिवाइड कर दिया, तो इस वजह से हमारा जो साइज है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। हम 5-5 के सैंपल साइज में कर रहे हैं, तो जब हमारे पास सैंपल साइज हम लेके डील कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास फार्मूले के अंदर R-1 आता है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज होती है, यानी कि हम डिवाइड ना करते, तो हमारे पास 20 आना था, और वो यहाँ पे R आता फार्मूला में। R-1 इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम सैंपल साइज यूज करें। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। तो हमने वही एक्स माइनस एक्स बार होल के स्केयर का सम वैल्यू से निकाली, यानी कि मैंने आपको कहा था कि ये जो हमने इंटेग्रल कंप्यूट किए 4, ये हमारे एक्स वैल्यूज होती हैं, इसका हमने मीन निकाले। देन हमने पुट की फॉर्मूले में हमारे पास ये आगे वेरिएंस हमने निकाले 5-4। तो हमारे पास हाँ सैंपल साइज होता है ना, ये आर हमारा क्या है, सैंपल साइज है। तो सैंपल साइज कितने का था, 5 का यहाँ पे लिखा भी होता है। साइज आपका है कितना, आपने साइज लेना है 5-5। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है ये वाला। ओके, ये 5 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 5-1 आया। ओके, ये बात भी क्लियर होगी। वेरिएंस आ गया, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो जो कि आया 0.2444949। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमारे पास फॉर्मूले का एक्स मीन की भी वैल्यू आ गई है। हाँ, एक्स मीन की भी वैल्यू आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू आ गई है, आर भी हमें पता है, नंबर ऑफ रेप्लीकेशन होते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रह गई है, जो कि है टी अल्फा बाय 2 कोमा वी। ये किस तरीके से निकालनी है, ये मेन पॉइंट है।
तो ये देखें एक्स बार भी मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर ऑफ रेप्लिकेशन आर इज इक्वल टू 4, क्योंकि उसने कहा 4 एप्लीकेशन करनी है, साइज उसको में क्या होगा 5 5 का साइज, ठीक होगा। टी अल्फा बाय 2 वी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.18। किस तरीके से आई है वो कैलकुलेट करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपको बता देगा, कॉन्फिडेंस इन 95%, इसका मतलब 0.95। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू हमेशा होती है 1 माइनस जितना आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया है, वो है 95, जो कि होता है 0.95। तो अल्फा की वैल्यू होगी 1 माइनस 0.95 विच इज इक्वल टू 0.05। अब ये क्या है, यहाँ पे देखें टी अल्फा बाय 2, अल्फा आपके पास आ गया 0.05, अल्फा बाय 2 क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे अल्फा की वैल्यू को, तो हमारे पास अल्फा बाय 2 आ गया विच इज इक्वल टू 0.025। ओके हो गया। अब v क्या होता है, v दरअसल होता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से आपको पता लगेगा। नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 4 हमने करनी थी ना, 4 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक हो गया, 3 आ गया, v की वैल्यू आ गया। अब हमारे पास आ गया अल्फा बाय 2 और v भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखना था। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है, अल्फा बाय 2 और v डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बुक का मैंने पेज भी मेंशन किया, एडिशन 8 का 794। ओके, तो ये 794 पे हम आगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये इसमें लिखा हुआ है टी अल्फा कमा वी, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है कि अल्फा बाय 2 आपके पास क्या है 0.025, ओके, 0.025 एंड देन आपने चेक किया, जब इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे 0.025, ये देखें आप 0.025 यहाँ पे देख, ये दिखा, ये वाला कॉलम बन रहा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आता है 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.12, वही हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी, 3.1 सॉरी 18, 12 नहीं 18, 3.18 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। टी क्या था हमारे पास 0.025, 3 और हमारे पास आ गया 3,1/8, ठीक हो गया। यहाँ पे उस ये अल्फा की वैल्यू कंसीडर हो रही है ना एक किस्म की, और ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वी, ठीक हो गया। इसको हमने इस टेबल से देख लिया, ये नहीं घबराना कि यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ था आपने अल्फा बाय 2 लिया, तो वो दरअसल अल्फा बाय 2 करके यहाँ पे एक किस्म की अल्फा की वैल्यू आ गई, हमने टेबल में इस तरीके से देखना था। ओके, देन हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हमने उसी फॉर्मूले में पुट कर दी कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल का, जो कि था एक्स मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 वी मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट आर, जो कि आर क्या था हमारे पास नंबर ऑफ रेप्लिकेशन था। हमारे पास एक इंटरवल निकला है, लोअर इंटरवल क्या निकला माइनस 0.1895 और अपर इंटरवल आ गया 0.5895, यानी कि हमारे जो सी आई यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज आई माइनस 0.1895 से लेकर 0.5895 तक। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा था कि ये आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले, ठीक हो गया, हमने निकाल लिया। उसने कहा कंपेयर करना है इसको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल के साथ। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि आपके पास था ये क्वेश्चन 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसका आंसर क्या आता है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। ओके हो गया, तो वो क्या आता था इंटीग्रेशन आपने इस पे अप्लाई की, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या आता था कि पावर के अंदर जो कुछ है उसके अंदर एक ऐड कर देना, और जो भी पावर के अंदर है उसको डिवाइड डिनोमिनेटर में ले जाना। तो ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के अंदर हमने एक ऐड किया तो एक्स की पावर 3 हो गई, डिवाइड बाय वो जो पावर में था उसको हमने डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर लग गया, तो यानी कि एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 हो गया, और 0 से 1 हमारा रेंज है, तो हम वही करेंगे 1 एक बार 1 पुट करके उस माइनस कर देंगे, अपर रेंज माइनस लोअर रेंज कर दिया, 1 माइनस 3 आ गया, 1/3 माइनस 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.33, यानी कि एग्जैक्ट इंटरवल इंटेग्रल की जो वैल्यू इंटरवल मैंने यहाँ पे लिख दिया, दरअसल सॉरी यहाँ पे इंटेग्रल आना था, इंटेग्रल वैल्यू, तो वह आई है हमारे पास 0.33। अब इसका मतलब ये है कि अब हमने कंपेयर करना है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल के साथ, यानी कि 0.33 को हम देखेंगे तो वो हमारा इस रेंज के अंदर लाइक करेगा, लाजमी करना चाहिए, ठीक हो गया, तो लाइक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो निकाला है एज वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट इंटरवल इंटेग्रल यहाँ पे लिखना था मैंने, जो कि 0.33 थी, लाइज इन कॉन्फिडेंस इंटरवल रेंज। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एस्टिमेशन निकली है ना, जो हमने मोंटे कार्लो मेथड अप्लाई करके कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल निकाल के हमने जो रेंज निकाली है, जो एस्टिमेशन निकाली है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, थ्योरेटिकली एक्सेप्टेबल। थ्योरेटिकली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि हमारा ना ये दरअसल आप देखें तो हमारी रेंज काफ़ी बड़ी आ रही है, माइनस 0.1895 से लेकर 0.5895 तक, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू थी 0.33। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली एक्सेप्टेबल है, बट क्योंकि इंटरवल वेरी वाइड है इंडिकेटिंग हाई अनसर्टेनिटी, यानी कि इंटरवल
वाइड होने की वजह से अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। और ये किस वजह से हुआ कि हमने सैंपल साइज बहुत छोटा लिया जो कि था 5। अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा ये जो रेंज है ना कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल की -0.1895 से लेकर 0.5895 तक, ये और कम हो जाएगी। और कम होगी, सारी बात है, वो 0.33 के आसपास ही लाई कर रहा होगा, तो हम कह देंगे कि वजन वो एग्जैक्ट है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब एक और तरीका था इसको करने का, क्या आप सी आई रेंज को निकाले बगैर, अगर फर्ज करें कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि ये कंप्यूट ना करें आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू, ये यानी कि ये वाली लाइन आपको कट कर देता और कहता है कंपेयर करना है आपने इट विद एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो इस केस में आपने किस तरीके से करना होता है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जो आपकी आई है इंटीग्रल की जो कि थी 0.33, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 0.33, और माइनस कर देना आपने एस्टिमेशन के साथ। ठीक हो गया, एस्टिमेशन जो आपकी वैल्यू आई है। अब ये इस केस के अंदर तो एक्स बार आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इंटरवल को ब्रेक किया हुआ था, यानी कि हमने रैंडम नंबर को कहा था ना मैंने आपको कि 4 एप्लीकेशन करनी 5-5 के साइज से, तो इस वजह से इनका हमने इंटीग्रल निकाल लिया और उसका जो मीन आएगा उसको हमने एस्टिमेशन लिया है, क्योंकि हमारा क्या आया 0.2 आंसर आया एस्टिमेशन के तौर पर। ओके, ठीक हो गया। वो हमने कर दिया एग्जैक्ट 0.33 माइनस 0.2, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेने ने, तो हमारे पास 0.133 एरर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा एरर है, नॉट क्लोज टू जीरो। अगर ये एरर क्लोज टू जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एस्टिमेशन है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक हो गया। इस केस में तो चलो ये था कि हमने ये ब्रेक किया हुआ था इंटरवल, ये वाला ब्रेक किया हुआ था। अगर फर्ज करेंगे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने कराया था इरेगुलर शेप वाला, ये वाला क्वेश्चन, अगर इसमें वो साथ ये वाली लाइन ऐड कर देता, यानी कि ये सारा कुछ कट कर देता, ये कट कर देता हूँ, ये 2 लाइन सिर्फ ये वाली भी लाइन कट हो गई। सिर्फ आपको कहता है कि ये कंपेयर कर, आपने ये मोंटे कार्लो एक्सपेरिमेंट लगाना है। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर ये कहता कि यहाँ पे आपने इसने कहा ना मोंटे कार्लो से आपने एस्टिमेट एरिया निकालना है, ठीक हो गया, एस्टिमेट एरिया लगा। खैर इसका तो वो नहीं कहेगा कि कंपेयर करें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, दरअसल इसका वो कह सकता है कि ये जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में कराया था ना, लाइक ये लेक्चर होगा मोंटे कार्लो में चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मेरा एरिया ऑफ एस्टिमेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसमें वो इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप के एरिया का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसमें वो कह सकता है कि भाईजान एरिया ऑफ अ सर्कल आपने मोंटे कार्लो के साथ इसको इसका एस्टिमेटेड एरिया निकालना है, प्लस आपने इसका कंपेयर करना है इसके एग्जैक्ट एरिया के साथ। एग्जैक्ट एरिया के साथ क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको आर पता है 5 है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो आर स्क्वायर यानी 25 मल्टीप्लाई 3.14, तो आप करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी सर्कल की। अब आपने उससे कंपेयर करना है कि एस्टिमेटेड एरिया क्या होगा। तो आपने जब ये चीज अप्लाई की, इसके बाद आप आंसर निकालेंगे ना, सारी बात है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, फर्स्ट करें इसमें से 4 पॉइंट ऐसे जो कि सर्कल के अंदर लाई करें, तो 4/6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि था 100, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो आपकी एस्टिमेटेड एरिया आएगा। तो आपने क्या करना है, उसको कंपेयर कर लेना है, उसका एरिया उसका एरर कंप्यूट कर लेना, जिस तरीके से मैंने अभी ही करके दिखाया कि क्या था एग्जैक्ट एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या है एग्जैक्ट एरिया पाई आर स्क्वायर से जो वैल्यू है माइनस कर देना एस्टिमेटेड एरिया, जो मैंने अभी बताया 4/6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो कि 100 था, 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने एरर निकाल लेना है। ठीक हो गया। एरर निकालने के बाद आपने उसको कंपेयर कर लेना कि वो 0 के करीब है या नहीं। अगर 0 के करीब एरर, इसका मतलब आपका जो एरिया ऑफ अ सर्कल है, एग्जैक्ट एरिया ऑफ अ सर्कल, और जो आपने एस्टिमेट किया बाय यूजिंग मोंटे कार्लो मेथड, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा आया, एक्यूरेट आया, कि वो ओरिजिनल एग्जैक्ट एरिया ऑफ सर्कल के बहुत करीब था। ठीक हो गया। अगर उससे दूर है तो जारी बात है, आप कह सकते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं आई, क्योंकि एरर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे डील पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन अपनी प्लेलिस्ट में करा दिए हैं, आप ये वाला भी देख सकते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया था कि इंटीग्रल वाला मैंने इस लेक्चर में कराया, इसे प्रीवियस इरेगुलर शेप दे दी थी, तो उसका किस तरीके से वो भी करा दिया। उसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये मोंटे कार्लो सैम्पलिंग वाला था, जिसमें आपको इक्वेशन दे दी गई है, तो उस तरीके से क्या करना है।
तो ये सारा ये क्यू वाला भी मैंने कराया था कि क्यू की प्रॉब्लम हो तो मोंटे कार्लो मेथड में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं मोंटे कार्लो में डिस्क्रीट सिमुलेशन टेक्निक यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी वगैरह दे दी जाती है, तो हमें क्या दिया जाता है कि आप बताएं, एस्टिमेट करें या फिर स्टिमुलेट करके दिखाएं और बताएं कि कितने मतलब कि पर वीक्स डिमांड्स कितनी होनी चाहिए, या वो किस तरीके से करना। तो ये पांचों के पांचों लेक्चर मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए। तो लास्ट ये कि एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी प्लेलिस्ट का मैं जितने भी लेक्चर अपलोड हैं कोशिश करें सारे देखें, कोई मिस ना करें, क्योंकि मैंने ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं किया है जिस तरह दूसरे चैनल्स वाले करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट दे दिया, अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा दिया और वो सेम कॉन्सेप्ट के साथ है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने हर लेक्चर मुझे भी पता है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट पेपर से पहले क्या चीज़ सबसे पहले माइंड में रखता है कि उसके पास टाइम कम होता है, तो वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। तो मैंने इस तरह के लेक्चर अपलोड नहीं किए कि एक ही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करता रहूँ। हाँ, मैंने अगर एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई है, इसका मतलब ये है कि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ होगी। जिस तरीके से अभी मोंटे कार्लो वाला देखा आपने, 5 लेक्चर अपलोड किए, इसका मतलब पाँचों में कुछ ना कुछ न्यू चीज़ थी। इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस देखें, हंगेरियन मेथड वगैरह और भी हैं, तो उनमें हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक बात थी, तो मैंने डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।